कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा छंद विधान। इसमें हम पढ़ेंगे कहते हैं छंद के प्रकार और विभिन्न प्रकार के जो छंद हैं उन छंदों को उदाहरण सहित याद करना है। कैसे याद करना है? उदाहरण सहित याद करना है, क्योंकि एक एक उदाहरण याद रखना। परीक्षा में मान लो पूछा गीतिका छंद के बारे में उदाहरण सहित उसका वर्णन कीजिए या परिभाषा लिखिए, तो आपके उसकी एक बेस्ट परिभाषा तो आनी चाहिए, लेकिन एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको आना चाहिए। बढ़िया से बढ़िया उसका एक उदाहरण आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे छंद जो शब्द है। ये छंद शब्द जो है इसकी उत्पत्ति छदी धातु से हुई है। किस धातु से हुई है? छदी धातु से हुई है। और ये मूल शब्द है छदी। इसका अर्थ होता है प्रकाशित होना। किसका अर्थ होता है? छदी। छंद का अर्थ होता है प्रकाशित होना। मतलब कोई भी चीज है ना, उसको ज्यादा हाईलाइट करना। क्या करना? उसको ज्यादा हाईलाइट कर देना, उसको परिभाषा अच्छी तरह से याद रखना। और छंद की परिभाषा में ये जितने भी शब्द आए हैं इन सारे शब्दों को हमें समझना पड़ेगा, तब जाकर के छंदों को सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो देखो कि जिस रचना में मात्रा, वर्ण का मतलब अक्षर है ना, एक अक्षर होता है जैसे क ख ये इस प्रकार के, उसके बाद उसकी गति, उसके बाद उसकी यति और फिर चरण के अंत में तुक का ध्यान रखा जाता है, उसे छंद कहते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके अगर किसी काव्य रचना का निर्माण किया जाता है तो वो काव्य छंद कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? वो काव्य छंद कहलाएगा। अब ये सारी चीजें एक एक करके समझेंगे। मात्रा किसे कहते हैं, कितने मात्राएं कितनी होती हैं, वर्ण किसे कहते हैं, इसके बाद में गति क्या होती है, यति क्या है, चरण के अंत में तुक क्या होता है। उसके बाद फिर हम समझेंगे छंद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, मात्रिक, वर्णिक। और फिर बाद में हम जो है वो छंद पढ़ेंगे। तो ये परिभाषा आपने लिख ली, आप लोगों ने लिख ली। अब देखो नेक्स्ट अपन देखेंगे छंद विधान हेतु कुछ तकनीकी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो तकनीकी बातें क्या है? ये सारी जो भी अपन ने इसकी परिभाषा में देखी थी, मात्रा है, उसका वर्ण है, उसका यति, गति और तुक, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण को। आप साथ में लिखते जाना। सबसे पहले वर्ण का मतलब होता है अक्षर। वर्ण का मतलब क्या होता है भाई? अक्षर तो समझते हो ना? हाँ, तो उसे वर्ण कहते हैं। अब ये जो अक्षर होता है, इस वर्ण जो है ना, मतलब कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। छोटी इकाई मतलब कि उसके टुकड़े नहीं कर सकते अपन अब आगे, तो वो सबसे छोटी इकाई जो है वो कहलाती है वर्ण। तो ये भाषा की लघुतम इकाई, लघुतम का मतलब समझते हो? छोटी से छोटी, इससे छोटी कोई इसकी इकाई नहीं हो सकती। तो ये वर्ण होता है। और हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के अक्षर होते हैं, यानी 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। अक्षर माने वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 1 होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो हम बिल्कुल संक्षिप्त में स्वर के बारे में भी समझेंगे, बिल्कुल संक्षिप्त में हम वर्ण के, व्यंजन के बारे में भी समझेंगे। ये स्वर और व्यंजन ये वर्ण कहलाते हैं। स्वर और व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि ये अ है, ये आ है, और इसी तरीके से जैसे क है ना, ग है, तो ये सभी वर्ण है भाई। ये क्या है? वर्ण है। इनको 2 भागों में हम पढ़ेंगे, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। लिख लिया सबने ये? वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे जो वर्ण हम 2 प्रकार के जो देख रहे हैं उसमें हम पहले देखेंगे स्वर किसे कहते हैं। तो आप याद रखोगे कि जिनके उच्चारण की पूर्णता में स्वयं क्षमता होती है, यानी हमें उसका उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़े। जिसे जैसे स्वतंत्र होता है, अपने आप में स्वतंत्र। एक होता है परतंत्रम, मतलब दूसरों का गुलाम, जैसे दूसरों का अधीन, दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि स्वयं ही क्षमता है। जैसे अ है, अपन बोलेंगे अ, तो अ शुरू से लेके एंड तक अ के अलावा हमें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना। आप बोल के देख लेना अ ऐसे। लेकिन जैसे आपने क बोल दिया तो पहले तो क आएगा और फिर बाद में अ आएगा। जैसे हम क बोलते हैं ना, तो ये जैसे जब क बोलते हैं तो पहले तो आपको क की ध्वनि निकलेगी और बाद में किसकी ध्वनि निकलेगी? अ की। तो इस क का उच्चारण करने के लिए हमें अ पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो ये क जो है ये स्वर नहीं है, जबकि अ जो है वो क्या है? स्वर है। क्यों? क्योंकि इसके उच्चारण की क्षमता इसके खुद के अंदर ही है। हमें इसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। व्यंजन क्या होता है? अभी हमने जैसे क का उदाहरण लेकर के समझा,
कि जिसके उच्चारण के लिए हमें स्वरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर का है तो हमें आ की जरूरत पड़ेगी, अगर हमें की का उच्चारण करना है तो हमें ई की ध्वनि लेनी पड़ेगी, उस पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो देखो ऐसे याद करना है कि जिन वर्णों के उच्चारण की सहायता में स्वरों का योग रहता है, स्वरों की मदद के बिना हम इसका उच्चारण इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते, व्यंजन वर्णों का, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजनों में स्वरों का मेल अनिवार्य है, तभी उनका पूर्ण उच्चारण संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। हमने उदाहरण से समझा ना क, तो क का उच्चारण करने के लिए हमें किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? अ पर। और जैसे मान लो हमें का उच्चारण करना है, तो अब बताओ हमें किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? क धन आ, तो अब हो गया हमारा का, तो ये आ पे निर्भर रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से किसी भी वर्ण का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। ये समझ में आया? स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? ये तो पहली क्लास में पढ़ते हैं हम। कब पढ़ते हैं भाई? और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, सीधे 12वीं में आए हो, है ना? पढ़ के आए हो? पक्की बात? तो याद होंगे, फिर थोड़े बहुत ये याद होंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे अपन, इसमें आगे बढ़ेंगे। अब जैसे स्वर हैं, जैसे अ, आ, ई आदि स्वर है, जबकि क, का, की, कु आदि व्यंजन है। ठीक है भाई? चलो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं मात्रा किसे कहते हैं। देखो सबसे पहला हमारा जो इसके जो टेक्निकल शब्द थे वो हम पढ़ रहे हैं। वर्ण समझ में आया? दूसरा है वो है मात्रा। क्या है? मात्रा। तो देखो मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, जैसे अपन ने क बोला और एक फिर बाद में बोला का, तो क में थोड़ा समय लगेगा जबकि का में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। तो समय दोनों में कम ज्यादा लग रहा है ना, तो ये जो समय लग रहा है ना उसके उच्चारण में, इस समय को ही हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। लिखो, साथ साथ में लिखते रहना कि किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उस समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा। अगर मान लो थोड़ा समय लगा तो एक मात्रा, और अगर ज्यादा समय लगा तो दो मात्रा, इस तरीके से। और मात्राएं दो ही होती है, एक होती है या तो, या फिर कितनी होती है? दो होती है बस। तो देखो, अब देखो मात्राएं दो प्रकार की होती है, एक होती है ह्रस्व और दूसरी होती है दीर्घ। ये जो ह्रस्व मात्रा है ना, इस ह्रस्व मात्रा को हम लघु मात्रा भी कहते हैं भाई। कैसी मात्रा कहते हैं? लघु। और जो दीर्घ है ना, इस दीर्घ को हम गुरु मात्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गुरु मात्रा। तो इस तरीके से हमने वर्ण देखे, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, उसी तरीके से मात्राएं भी कितनी होती है? दो प्रकार की होती हैं। वर्ण दो प्रकार के, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। उसी तरीके से मात्राएं दो, एक तो ह्रस्व मात्रा और दूसरी दीर्घ मात्रा। ह्रस्व को हम लघु भी कहते हैं, दीर्घ को हम गुरु कहते हैं। तो समझ में आया यहाँ तक? कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की? अब देखो, जो लघु मात्रा होती है ना, इस लघु मात्रा को हम खड़ी पाई से इसको चिन्हित करते हैं, इसको लिखते हैं। और जो गुरु होती है ना, दीर्घ होती है ना, इसको इस एस की आकृति से लिखते हैं। ये बड़ी मात्रा कहलाती है, मतलब दो मात्राएं। इसका मतलब दो, इसका मतलब एक। ये बोर्ड में एक बार प्रश्न पूछा था, बोर्ड परीक्षा में आया था कि लघु और दीर्घ मात्राओं को कैसे लिखोगे, इसका चिन्ह बनाइए, इसका सिंबल बनाइए। तो याद रखना, लघु मात्रा खाली खड़ी पाई और दीर्घ मात्रा तो एस की आकृति। जैसे जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो सारी चीजें बता दूंगा, क्योंकि इसमें यहाँ से भी कई बार प्रश्न बनते हैं। कुछ बच्चे ये कहते हैं डायरेक्ट हम तो छंद ही पढ़ेंगे, हम तो गीतिका से शुरू करेंगे और लास्ट तक पढ़ लेंगे, पर यहाँ से प्रश्न बनता है उसका क्या करोगे? तो इसलिए इन सारी चीजों को भी ध्यान रखना, यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे ह्रस्व मात्राओं के बारे में जानेंगे। पहले किसके बारे में जानेंगे? ह्रस्व। ह्रस्व को हम दूसरा, इसका क्या नाम है भाई? ह्रस्व का दूसरा नाम क्या है? जल्दी बोलो फटाफट। हाँ, लघु मात्रा। देखने की पीछे जरूरत ना पड़े आपको, इस तरीके से ध्यान दो, याद करो साथ साथ में, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। तो ह्रस्व माने छोटा, लघु माने छोटा। तो छोटी मात्रा देखेंगे। छोटी मात्रा कौन सी होती है? ऐसी मात्रा जिनको बोलते समय कम समय लगता है, वो छोटी मात्रा। भाई उच्चारण के समय कम समय लगे, वो कैसी मात्रा? छोटी मात्रा। तो छोटी मात्रा कौन कौन सी होती है? देखो कि जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व वर्ण कहते हैं। इसे छंद शास्त्र की भाषा में लघु मात्रा भी कहा जाता है। छोटी मात्रा ह्रस्व मात्रा को कैसी मात्रा कहा जाता है? लघु मात्रा। इसे स्पष्ट करने के लिए लघु वर्ण के ऊपर पूर्ण विराम, ऐसे खड़ी पाई, पूर्ण विराम किया जाता है, लगाया जाता है। जैसे देखो
जैसे एक 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 शब्द है कमल, दिख रहा है सबको? कमल दिख रहा है। ये जो क है ना, इसकी एक मात्रा है, इसलिए आप देखो यहाँ पे जो है ना, अब वैसे इसके ऊपर गणित में नीचे कर दी, इसको समझना, ये एक मात्रा है। एक का मतलब एक मात्रा, म के ऊपर एक मात्रा, ल के ऊपर एक मात्रा, तो ये इन तीनों पर एक एक ही मात्रा है। तो एक मात्रा को, सिंगल मात्रा को किससे शो करते हैं हम, किससे दिखाते हैं? ये से खड़ी पाई से, समझ रहे हो? ये सभी एक मात्रा है, लेकिन जैसे बीच में कहीं ये आ गया तो इसका मतलब कितनी मात्राएं हो गई? दो मात्राएं, याद रखना। इसी तरीके से ये है हृदय, तो हृदय में भी ये ह में एक, द में एक, य में भी एक, तो ये तो हो गया लघु मात्रा। समझ में आया? अगर मान लो प्रश्न आता है लघु मात्रा किसे कहते हैं, तो याद रखना है कि जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसे लघु मात्रा कहते हैं। प्रश्न आता है इसे कैसे लिखते हैं, तो हम इसे खड़ी पाई पूर्ण विराम से लिखते हैं। ये खड़ी पाई, ये खड़ी पाई क्या है? लघु मात्रा। क्या है? बोलो जल्दी बोलो। हाँ, ऐसे बोलते रहो साथ साथ में, तो याद हो जाएगा। अब हम देखेंगे, अच्छा हिंदी में लघु मात्रा निम्नलिखित बताई गई हैं। कई बार प्रश्न पूछा लघु मात्रा कौन कौन सी है, छोटी मात्रा कौन कौन सी हैं, तो बहुत मिनिमम है इसमें, अ है, छोटी ई है, ऊ है, री है और ली है। ये है कितनी है? 3 और 2 5, ये लघु मात्रा है। इसके अलावा बाकी जो बचती है वो कैसी मात्रा है भाई? दीर्घ मात्रा है। कैसी मात्रा है वो? तो अब दीर्घ मात्रा किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं। लघु मात्रा में हमने देखा कि जिसके उच्चारण में कम समय लगता है वो लघु मात्रा, तो जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है वो दीर्घ मात्रा। और इस दीर्घ मात्रा को जो है हम गुरु मात्रा भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? जिन वर्णों के उच्चारणों में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ मात्राएं कहा जाता है। इनकी गणना के लिए ये एस की आकृति बनती है। जैसे लघु के लिए हम बनाते हैं खड़ी पाई, तो दीर्घ के लिए बनाते हैं एस की आकृति। तो यह ध्यान रखना, प्रश्न यहाँ से बोर्ड में पूछा गया था, प्रयुक्त होता है। और इसकी 2 मात्राएं गिनी जाती है। इसका मतलब 2 मात्राएं, तो ध्यान रखना, इसका मतलब 1 मात्रा, इसका मतलब 2 मात्रा, इसका मतलब बोलते जाओ 2 मात्रा। 1 2 2 नहीं करना है। हाँ, ऐसा नहीं कि 2 2 तो अब सब जगह 2 ही आएगी, बीच में कभी भी 1 आ सकती है, पर कैसे आएगी ये किसी शब्द पे निर्भर करता है। समझ में आ रहा है? अर्जुन यहाँ कहो, ये बैठो जो जिम्बा आया वैसे हो। समझ में नहीं आया तो बता देना। आ रहा है ना? वेरी गुड, शाबाश। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। मायूस मत होना, निराश मत होना। नहीं समझ में आया तो ना दे देना कि सर मेरे को नहीं आ रहा है, रुक जाओ अब तो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो हमने अब चलो दीर्घ मात्रा को भी देख लेते हैं। दीर्घ मात्रा को हमें कैसे शो करते हैं? एस की आकृति बनाते हैं। तो जैसे देखो आ है, तो आ में 2 मात्रा है, तो हमने ये एस बना दिया, ये 2 मात्राओं का है। बड़ी ई में कितनी मात्रा होती है? बड़े ऊ में कितनी मात्रा होती है? तो सबके ऊपर, अच्छा ये है ना, इसका ध्यान रखना, ए का, ये जो है ना, इसका है ना, ये एक ही मात्रा है, ये समझ रहे हो, ये एक ही मात्रा है। और ये आई है ना, ये इसके ऊपर ऐसी 2 मात्राएं आती है। जैसे मान लो के लिखना है आपको, अब कहीं भूल से ये इसको एक मत मान लेना। क्यों? क्योंकि जैसे क है, अब इसके ऊपर ये एक ही मात्रा आ गई, तो अब इसमें कितनी मात्रा होगी? 1 या 2? 2 हो गई। कितनी हो गई? 2। क्योंकि ये इसकी मात्रा है और ये दीर्घ माना जाता है, ये लघु नहीं है। ये कौन सा माना जाता है? दीर्घ मात्रा मानी जाती है इसको। 2 हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई। इस पर भी 2 है और इस पर भी 2 है, ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। इसके बाद जैसे क का, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 आई है। तो ये हो गया 2 मात्राएं। तो आपको वर्ण समझ में आया? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बोलो ना, थोड़ा जोर से बोलो ना। कौन कौन से? एक स्वर और दूसरा व्यंजन। वेरी गुड। अच्छा, इसी तरीके से मात्रा कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? ह्रस्व और दीर्घ मात्रा। ह्रस्व मात्रा को कैसे लिखते हैं? खड़ी पाई। और दीर्घ मात्रा को कैसे लिखते हैं? एस की आकृति। वेरी गुड, शाबाश। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? छंद शास्त्र के नियमानुसार हलंत अथवा जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं उनकी गणना नहीं होती, उनकी गणना नहीं होती। मतलब ऐसा, मात्राएं जब गिनते हैं ना, मात्राएं, तो कई बार आधा वर्ण भी आता है बीच में, तो उस आधे वर्ण को ही हलंत कहते हैं। आधे वर्ण को हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। कैसे कहते हैं आधे वर्ण को हलंत? जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जैसे मान लो क आया और क में स्वर नहीं है, अभी क में भी स्वर नहीं है। जैसे स्वर नहीं है, चल जा भाई चल जा, हाँ आ गया। अब देखो ये जैसे क है,
अब इसमें ये हलंत कहते हैं इसको। किसी भी वर्ण के नीचे जो ऐसे तिरछी लाइन आती है ना, खड़ी लाइन, मतलब ऐसे तिरछी थोड़ी सी, तो वो हलंत कहलाता है। इसका मतलब कि वो वर्ण आधा है। वो वर्ण कैसा है भाई? आधा है। तो इसमें आधा क्यों है? क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि जिनके नीचे हलंत होता है, वो हलंत को हम छंद शास्त्र के नियम के हिसाब से उसे मात्रा नहीं मानेंगे, उसके मात्रा की गणना हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? वो आधा अक्षर मात्रा में नहीं गिना जाएगा, लेकिन उसका ध्यान रखना है उससे पहले वाले वर्ण की मात्रा डबल हो जाती है। उसको हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखो, सामान्यतया वर्णों के लघु गुरु होने का विचार उनसे संयुक्त स्वर के लघु अथवा गुरु होने पर निर्भर करता है। मान लीजिए ये क है, तो ये क है ना, ये लघु क्यों है? क्योंकि इसमें अ को अपन लघु मानते हैं कि गुरु मानते हैं? अभी जब हमने स्वर देखे थे ना कि भाई लघु स्वर कौन कौन से और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। स्वर भी दो प्रकार के हैं, लघु और गुरु। तो लघु कौन से हैं? अ, उसके बाद बोलो लघु कौन कौन से हैं? ई, उ, री और री, ये लघु है। अगर किसी भी वर्ण के ऊपर इनमें से किसी की भी मात्रा आ गई तो वो एक माना जाएगा। यही कहा गया यहाँ पे। किसी वर्ण को हम लघु या गुरु कैसे मानेंगे? कि इनके पीछे कौन सा स्वर लगा हुआ, उसके आधार पर वो वर्ण या तो लघु माना जाएगा या गुरु माना जाएगा। समझ में आ रहा है कि ऊपर से तो नहीं जा रहा है? नहीं, थोड़ा वैसे थोड़ा मायूस हो गए हो तो लगता है कि शायद अभी यहाँ आके अटक गए हैं ना। हुंकार भर दो सर कह रहे हैं तो भर दो हुंकारा। ऐसा तो नहीं है? ठीक है, देखते हैं, अभी प्रश्न आएगा तो पता चलेगा। तो अब देखो यहाँ पे, यदि व्यंजन के साथ ह्रस्व स्वर है, व्यंजन के साथ क्या है? कैसे व्यंजन के साथ ह्रस्व स्वर? मान लीजिए ये त है और इसके साथ अगर ह्रस्व मैंने छोटा स्वर है तो ये त क्या हो जाएगा? ये हलंत। नहीं, ये जो त है इसके साथ अगर ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व मैंने ये है या फिर आप ये है या फिर आप ये मान लीजिए ये है, इस तरीके से अगर ये है तो उसका उस व्यंजन को लघु अथवा उसको लघु कहेंगे, और अगर दीर्घ स्वर है तो हम उसको गुरु कहेंगे। अगर इसके साथ ये है तब तो ये लघु हो गया, इसमें से कोई भी एक, तो ये कौन सा क्या हो गया? और अगर इसके साथ ये त है और इसके साथ आ गया, इसके साथ बड़ी आ गई या और इस बड़े हैं, तो फिर वो गुरु माना जाएगा। तो अब समझ में आया कि कोई भी वर्ण जो है ना वो लघु या गुरु कब माना जाता है? उसके पीछे स्वर कैसा लगा उसके आधार पर। अगर लघु स्वर है तो वो वर्ण भी लघु माना जाएगा, और अगर दीर्घ स्वर है तो वो वर्ण भी कैसा माना जाएगा? दीर्घ माना जाएगा। अब देखो भाई, नेक्स्ट अब अपन आगे बढ़ते हैं, और अगली जो स्लाइड है यहाँ पे आपको देखना है, थोड़े से और नियम को जान लो। संयुक्ताक्षर के पूर्व वर्ण में गुरु मात्रा लगती है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे अक्षर होते हैं, कुछ ऐसे अक्षर होते हैं ना, जैसे संबलन, जैसे क्या हो गया भाई? संबलन। देखो संबलन, तो ये जो म है ना, म, ये म, तो ये वाला म हो गया, ये वाला म हो गया। तो इसमें स्वर है क्या? नहीं है ना, तो ये आधा हो गया। तो आधा हो गया तो इसकी मात्रा गिनी जाएगी कि नहीं गिनी जाएगी? नहीं गिनी जाएगी। लेकिन क्या कह रहा है कि इससे पहले वाला जो है ना वर्ण, ये पहले वाला म से पहले वाला, इसकी मात्रा डबल हो जाएगी। ये ध्यान रखना। इसकी मात्रा अभी कितनी है पहले बताओ? एक ही है, लेकिन चूंकि संयुक्त अक्षर है, इस म आया तो इसलिए इससे पहले वाले की मात्रा 2 हो जाएगी। ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर मात्रा नहीं है, यहाँ कोई मात्रा नहीं गिननी है आपको, ध्यान रखना। लेकिन फिर ब पे कितनी मात्रा है बोलो? अरे ब में कितनी मात्रा है? इस ब के साथ लघु स्वर है या दीर्घ स्वर है? लघु है तो कितनी मात्रा? लघ में कितनी मात्रा? न में कितनी मात्रा? 1। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कितनी मात्रा? क्यों 2 मात्रा? क्योंकि यह संयुक्ताक्षर है, और इससे पहले इसके बाद में जो आधा म है ना, इसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाती, लेकिन नियमानुसार इसकी मात्रा डबल हो जाएगी, आधा है इसलिए। ठीक है, तो इसकी मात्रा आपको 2 माननी है। अब देखो, इसी तरह यदि संयुक्त अक्षर शब्द के प्रारंभ में आ जाए, संयुक्त अक्षर शब्द के क्या हो जाए? प्रारंभ में आ जाए, तो मात्रा की गिनती नहीं करनी है। अब देखो एक काम करते हैं, जैसे ये प के साथ र आया है भाई, ये प है, प, उसके बाद र है ना, प्र, ये प आधा है, र है, प्र, तो ये आधा प पहले आ गया,
आधे प को ऐसे लिखना पड़ेगा, ये प और र, प्र हो गया। तो ये पहले आ गया, पहले आया तो पहले का तो वैसे भी मात्रा, हम आधे की तो वैसे भी मात्रा नहीं गिनते, तो इसलिए यहाँ पर हम इसकी मात्रा नहीं गिनेंगे। तो ये मात्रा किसकी है? ये र की है, तो इसलिए यहाँ इसके ऊपर एक मात्रा है। इसके ऊपर कितनी मात्रा है? अब देखो यहाँ यो आया, यो पे कौन सा स्वर लगा हुआ है? य के साथ कौन सा स्वर है? ओ लघु माना जाता है या दीर्घ माना जाता है? तो इसलिए यहाँ पे कितनी मात्रा हो गई? 2 मात्रा हो गई। ग लघु है कि दीर्घ है? क्यों लघु है? क्योंकि लघु स्वर है इसके साथ। अरे स्वर से ही मात्रा, स्वर से ही निश्चित होती है कि स्वर अगर लघु है तो मात्रा भी लघु, स्वर अगर दीर्घ है तो मात्रा भी दीर्घ। नहीं समझ में आया तो वापस समझिए, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए। ये बताओ मुझे, ये जो है ना, ये आधा स, ये ऐसा सा है, ये वाला सा है, ये वाला सा है, इसके साथ स्वर है क्या? तो इसकी मात्रा गिनेंगे क्या? नहीं गिनेंगे। अब देखो इसके बाद व, अब व की कितनी मात्रा गिनी जाएगी? 2 क्यों नहीं गिनी जाएगी? क्योंकि ये जो है ना स्व, ये तो पहले आ गया। यहां देखो क्या लिखा है कि यदि संयुक्ताक्षर शब्द के प्रारंभ में आ जाए, अगर शब्द के शुरू हो रहा है ना शब्द, इस शब्द के प्रारंभ में आ जाए तो मात्रा की गणना नहीं की जाती है। मात्रा की गणना यहां पर भी नहीं करी थी, यहां पर भी नहीं। इसी तरीके से यहां पर भी देख लो, सेम हो रहा है, पहले आ गया इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं, इसकी एक मात्रा। इसी तरीके से यहां पे देखो, ये सब पहले आया ना, तो इसकी कोई मात्रा नहीं, लेकिन वाह की कितनी मात्रा? 2 क्यों? क्योंकि आ की मात्रा है, क्योंकि इसमें क्या है? स्वर कौन सा है? और आ दीर्घ माना जाता है, दीर्घ की 2 मात्राएं होती है। तो इसलिए ध्यान रखना कि शुरुआत में अगर आधा आ गया, संयुक्ताक्षर अगर किस शब्द के पहले आ गया तो मात्रा नहीं गिनेंगे, लेकिन अगर शब्द के बीच में आया है तो जहां आया है उससे पहले वाले वर्ण की मात्रा डबल हो जाएगी, खुद की मात्रा नहीं गिनी जाएगी। समझ में आया भाई? अब देखो यहां पे देखो, प्रकृति, अब यह प, ये वापस सेम ये वाला प आया है, तो इसकी मात्रा कैसे, मात्रा यहाँ 2 कैसे क्यों लिखी है भाई? क्योंकि क के नीचे र आया ना, इसकी मात्रा नहीं गिनी जाएगी, लेकिन उससे पहले वाले की मात्रा डबल हो जाएगी। तो यहाँ डबल मात्रा इसकी वजह से नहीं हुई है, इस र की वजह से हुई है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, नहीं हुआ तो ओंकार मत भरना रे, बार बार कह रहा हूं, भर दिया तो फिर परीक्षा में लिखना आपको है, मेरे को नहीं लिखना है। परीक्षा में किसको लिखना है? हाँ, हमें लिखना है। वेरी गुड। अब देखो, किसी शब्द में चंद्र बिंदु लगने पर मात्रा की गिनती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चंद्र बिंदु समझते हो? मतलब एक चंद्रमा बना दिया और उसके ऊपर बिंदु लगा दिया, वो तो हो गया चंद्र बिंदु। एक होता है अनुस्वार, 2 चीजें हैं, पहले शायद पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी, मुझे नहीं पता। पढ़ी थी कभी? अनुस्वार किसे कहते हैं? चंद्र बिंदु किसे कहते हैं? अरे चंद्रमा तो देखा है ना, और चंद्रमा के ऊपर एक बिंदी लगा दो तो वो क्या हो जाएगा? चंद्र बिंदु हो जाएगा। देखो, अगर किसी शब्द में चंद्र बिंदु लगने पर मात्रा की गिनती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भले ही चंद्रमा जी को बिंदी लगा दी, चंद्रमा जी रहेंगे, उसको हमें ज्यादा उसको मात्राएं नहीं देनी है। जैसे कैसे? अब यहाँ पे देखो चंद्र बिंदु, जैसे ये चंद्रमा होता है, अरे आड़ा चंद्रमा नहीं देखा क्या? आज देख लेना, नहीं देखा तो इसके ऊपर बिंदी लगा दी ना, तो इससे इसकी मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके नीचे जो भी वर्ण आया उस वर्ण की मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जो मूल वर्ण की जो मात्रा है वही मात्रा रहेगी। देखो, लेकिन अगर अनुस्वार आ गया, क्या आ गया? अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार कुछ नहीं, खाली ऐसे है ना, लाइन के ऊपर एक बिंदु आ गया, खाली चंद्रमा नहीं है, नीचे धरती है। नीचे अभी यहाँ तो चंद्रमा था, चंद्रमा है ना, ऊपर है ना, तो धरती पे कोई भार नहीं, ऊपर है तो धरती पर कोई भार, इसलिए कोई मात्रा। लेकिन अगर धरती पे आ गया तो भार बढ़ गया ना, इसलिए अब तो धरती पे भार आया तो एक मात्रा एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो जहां पे जैसे अनुस्वार लगने पर उसे संयुक्त वर्ण माना जाएगा। क्या माना जाएगा? संयुक्त वर्ण माना जाएगा। तो ध्यान देना कि यहां पर जो है अपन देखेंगे, हाँ यहाँ पे देखो, जैसे देख लो, च है ना, च के ऊपर चंद्र बिंदु है कि च के ऊपर अनुस्वार है? बताओ पहले तो अनुस्वार है तो इसकी भार बढ़ गया और इसलिए 2 मात्राएं हो गई। कितनी मात्रा हो गई? 2 मात्राएं हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 2 मात्राएं, यहाँ पे 2 मात्राएं, यहाँ पे 2 मात्राएं क्यों आई है ये बताओ फिर? वेरी गुड। यहाँ पे इसी में 2 मात्रा है,
जबकि यहाँ तो एक एक मात्रा होते हुए भी ऊपर दो दो लिखी, क्योंकि इस अनुस्वार की वजह से। ठीक है, तो अब ये समझ में आया, क्लियर हुआ? चलो एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा जटिल तो नहीं है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर समझने की कोशिश नहीं की तो इतना जटिल हो जाएगा, इतना कठिन हो जाएगा कि फिर तो कभी समझ में नहीं आएगा। लिख रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोर हो रहे हो? वेरी गुड। हो रहे हो? नहीं हो रहे हो, कोई बात नहीं। अब तीसरा जो टेक्निकल शब्द है वो है गति। हम पढ़ रहे हैं छंद। छंद किसे कहते हैं? कि ऐसी काव्य रचना जिसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति और तुक का ध्यान रखा जाता है, उसे छंद कहते हैं। तो हमने वर्ण पढ़ लिया, हमने मात्रा पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे गति। क्या पढ़ेंगे? गति का मतलब होता है लय। गति जैसे आपने कभी भजन गाया, कभी गीत गाते हो, प्रार्थना गाते हो, रोज अपन गाते हैं ना, तो उसमें एक लय होता है, उतार चढ़ाव, एक स्पीड होती है उसकी, वो गति कहलाती है उसकी। किस वर्ण को, किस शब्द को कितनी ऊपर ले जाना है, कितनी नीचे लाना है। तो छंद को प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ने पर जो लय उत्पन्न होती है, उस लय को ही हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। इसके द्वारा, अब गति से क्या होता है? इस गति के द्वारा छंद में संगीतात्मकता, संगीतात्मकता मतलब संगीत निकलता उसमें से। अगर मान लीजिए जैसे हम कोई गद्य पढ़ते हैं अपन, तो गद्य को हम गीत के रूप में पढ़ते हैं क्या? पढ़ते जाते, लेकिन जैसे ही कोई काव्य आ गया, कोई भजन, कोई प्रार्थना, कोई गीत आ गया, तो हमारा पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि हम उसमें क्या ले आते हैं? उसमें गति ले आते हैं, और गति लाते ही उसमें संगीत उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है भाई? प्रत्येक छंद के पढ़ने की एक विशेष गति होती है। अलग अलग छंद अलग अलग तरीके से पढ़े जाते हैं। दोहा अलग तरीके से पढ़ा जाएगा, गीतिका अलग तरीके से पढ़ी जाएगी, कुंडलियां अलग तरीके से पढ़ा जाएगा। तो प्रत्येक छंद के पढ़ने का तरीका अपना अलग अलग होता है। क्या होता है भाई? अलग अलग होता है। क्या अलग अलग होता है? हाँ, अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखेंगे हम यति। यति का मतलब होता है हल्का विराम, हल्का ठहराव, हल्का ठहराव। जैसे मान लो गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी क्या करती है? छोटे स्टेशन पे थोड़ी सी रुकती है, छोटे स्टेशन पे हल्की से रुकेगी। जैसे कोई मेल एक्सप्रेस होती है तो छोटे छोटे स्टेशनों पे 1 मिनट 2 मिनट का स्टॉपेज लेती है, लेकिन जहाँ पे जंक्शन आएगा ना, वहाँ कम से कम 20 मिनट आधा घंटा रुकती है। तो जो छोटा रुका होता है ना, हल्का ठहरा होता है, वो यति कहलाता है। इसी तरीके से छंद में जो पंक्ति एक चरण जब समाप्त होता है तो उसके बाद कॉमा लगता है। एक चरण जब समाप्त होता है तो वहां क्या लगता है? और वहां जहां कॉमा लगता है वहां हमें हल्का सा रुकना पड़ता है। वो जो हल्का रुकाव है, हल्का ठहराव है, उसी को यति कहते हैं। तो लिखिए, इसका मतलब होता है ठहरना। इसका मतलब क्या होता है? किसका मतलब होता है ठहरना? यति का मतलब। तो गति का मतलब क्या होता है? लय होता है। लय, लय मैंने एक तरीका पढ़ने का है ना। देखो, किसी छंद का वाचन करते समय प्रत्येक चरण के अंत में जो विराम आता है, विराम का मतलब समझते हो? जो रुकना होता है, जो ठहराव आता है, उसे यति कहते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो यहां समझो कि एक हम दोहा है, जैसे मान लो ये क्या है? इस दोहे के 2 चरण दिए हुए हैं। पंक्ति मतलब चरण मतलब एक पंक्ति। तो देखो बीच में हम रुकेंगे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इस तरीके से पढ़ा ना हमने। तो रहीमन पानी राखिए, हल्का सा रुकेंगे, यहाँ पे हल्का ठहराव लेंगे, तो यहाँ पे कॉमा लगता है, और ये कॉमा ही यति कहलाता है। यहाँ पे ठहराव है, इस ठहराव को हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। तो देखो, रहीमन पानी राखिए और बिन पानी, ये बिन है भाई, बिन पानी सब सोन। तो यहाँ पे हल्का ठहराव आया, ये क्या कहलाता है? यति कहलाता है। समझ में आया? वर्ण समझ में आया? मात्रा समझ में आया? गति समझ में आया? यति समझ में आया? तुक समझ में आया? आदत बड़ी हुई है सर में है चरण। अंत में क्या है भाई? चरण। और चरण का मतलब होता है, चरण का मतलब होता है बच्चों पंक्ति। चरण का मतलब क्या होता है? पंक्ति। पंक्ति जिसे पद भी कहते हैं, जिसे पाद भी अपन कहते हैं। अच्छा ये बताओ, इसमें कौन सा दोष है? अपन ने कल दोष पढ़े थे ना, कल दोष पढ़े थे, याद है? अब जो क्लास में आए थे उनको याद है, जो नहीं आए उनको तो कैसे याद होगा? जो आए थे उनको याद है ना? हाँ, तो ये बताओ कि इसमें दोष कौन सा है? इस वाक्य में कौन सा दोष है? अश्लीलत्व दोष। काव्य की पंक्ति जो है वो ही चरण कहलाती है। कोई भी एक पंक्ति, एक भाग, वो उसका चरण कहलाता है। और चरण के अंत में, मतलब एक चरण और दूसरे चरण के अंत में अगर सेम ध्वनि आ रही है तो वो ध्वनि तुक कहलाती है।
क्या कहलाती है? तुक कहलाती है। प्रत्येक छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की गिनती निर्धारित रहती है, इसलिए चरण को लिखने की पद्धति छंदों में एक जैसी नहीं होती है। तो ये तो बाद की बात है, पर अभी आपको यही ध्यान रखना है कि जैसे किसी भी काव्य की पंक्ति का अंतिम जो ध्वनि होती है वो एक जैसी आती है, उसे तुक कहते हैं। चरण किसे कहते हैं? एक पंक्ति को चरण कहते हैं, और चरण के अंत की ध्वनि जो अगर समान आती है तो वो तुक कहलाती है। चलो नेक्स्ट देखो, तो अब छंदों के प्रकार ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सबको याद है भाई? क्या क्या पढ़ा है हमने? छंद की परिभाषा और इसके जो विभिन्न अंग हैं इसके, है ना, जैसे वर्ण है, उसके बाद हमने पढ़ा मात्रा, उसके बाद हमने गति, यति और चरण और तुक भी पढ़ लिया। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से अपना शुरू होगा भाई छंद के प्रकार, और प्रकार पढ़ के और फिर अपन शुरू करेंगे छंद अलग अलग प्रकार के, ठीक है। ठीक।